स्टूडेंट, मैं आरती एसबी का नोटबुक आईएएस में हाई बात करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करें तो आपको पता है हम यहाँ पे डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। हमारी क्लास का नाम ही है, क्या नाम है हमारी क्लास का? करंट अफेयर्स। बस डेली नहीं लगा हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, डेली ही डिस्कस करते हैं। कल संडे था, आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, खूब घूमे फिरे होंगे। पढ़ाई तो कल की नहीं होगी, मतलब संडे को शायद बहुत कम ही बच्चे होंगे जो वीडियोस वगैरह देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे या फिर पढ़ते होंगे। क्योंकि क्या होता है, संडे इस फंडे करके करते हैं कि भाई संडे है, कम से कम एक दिन तो हम छुट्टी मनाएंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सच में 6 दिन भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन संडे को और मन लगा के बोलते हैं कि आज तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आज तो संडे, हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल मंडे रहेगा ना, हम कल से नया स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे जिनके टाइम टेबल्स बनते रहते हैं कि आज टाइम टेबल बना, मतलब 2 घंटे बैठ करके जम के टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं कल से ये कर दूंगा, कल से वो कर दूंगा, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा। सुबह उठते ही फिर उठते क्या, तो उठते ही नहीं है सुबह। तो अगर 6 बजे उठने का उन्होंने टाइम टेबल फिक्स किया, 12 बजे उठ रहा है तो उठते ही नहीं है। टाइम टेबल तो चलो दूर की बात है कि हम कल से फॉलो करेंगे। आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, सच में बताइए किसने किसने टाइम टेबल बनाया आज तक? हजारों दफा टाइम टेबल बनाया, वो कभी फॉलो किया है? उसको किसी से फॉलो नहीं होता। लेकिन भाई मैं तो फॉलो करी, आपको सुबह आकर के यहाँ पढ़ा के जाती हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं तो अपनी पूरी कर रही हूँ, मैं आपको डेली आके पढ़ा रही हूँ। उसके आगे जो पढ़ना है वो आपको ही करना है। टीचर आपको सिर्फ पढ़ा सकता है, जो पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो आपकी ही होती है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका ही सिलेक्शन हो जाएगा। आपको दोबारा मौका मिला है, बहुत सारे एग्जाम, मतलब उन लोगों के लिए मौका मिला है जो पढ़ नहीं रहे थे। जो पढ़ रहे थे उनको तो नुकसान हो गया कि भाई दोबारा फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, 5-6 महीने गैप हो गया है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे थे, ज्यादा देखिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें 20-25% ही सीरियस होते हैं, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट ज्यादा है। इसलिए पेपर कैंसिल होने से, अगर आप ढंग से ग्राउंड लेवल पे जाकर देखेंगे ना, तो पेपर कैंसिल होने से जो मतलब दुखी वाले लोग आपको कम मिलेंगे, खुश ज्यादा होंगे कि भाई ठीक है पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा पढ़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि नॉन सीरियस लोग ज्यादा हैं। वो कुछ लोग घूमने फिरने के लिए फॉर्म भर देते हैं, कुछ लोग घर वालों को दिखाने के लिए फॉर्म भर देते हैं कि फॉर्म भरा है। देखिए मैं देखा है, कई दोस्तों को भी देखा है, उनको दिल्ली में रहना है, ठीक है, दिल्ली में रहना है, इलाहाबाद में कहीं भी रहना है, कंपटीशन की तैयारी करे, घर नहीं जाना चाहते हैं। घर वाले बोलते हैं कि भाई जैसे अभी आपका यूपीएससी लगा था, कुछ बच्चों को घर से टाइम मिला होगा कि भाई यूपीएससी देना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो घर वापस आ जाना। तो उनको टाइम मिल गया कि पेपर कैंसिल हो गया, अब जुलाई में होगा तो जुलाई तक उनको फिर यहाँ रहने का मौका मिल गया। तो कुछ लोग रहने की वजह से फॉर्म भरते हैं, भाई हम मम्मी पापा हमने ये फॉर्म भरा है, घर में पढ़ाई नहीं होगी, ये भी पढ़ाई होगी, तो क्या है फॉर्म का बहाना लगा के यहाँ पे रुके हुए हैं बहुत सारे लोग। तो देखने को तो हर तरह के लोग मिल ही जाएंगे आपको, आस पास में देखिएगा कुछ लोग बस ऐसे ही रह रहे हैं, मौज मस्ती काट रहे हैं। पता चलेगा उनको 2, 4, 5, 10 साल बाद, जब उनको फील होगा कि भाई अगर उस बार जब हमें मौका मिला था पढ़ने का, अगर हमने दिन में 5 घंटे भी पढ़ लिया होता तो लाइफ सेट हो जाती। अभी जो धक्के खा रहे हैं यहाँ वहाँ सुननी पड़ रही, सबकी सुननी नहीं पड़ती। तो जो भी भाई सीरियस कैंडिडेट है, बस मेरी उनसे यही, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अच्छे से पढ़िएगा। आपको मौका मिला है, 2-4-5 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, उसमें और जम के मेहनत कीजिएगा। हो सकता है कि पिछली बार नहीं भी होता, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन इस बार कोशिश करिएगा कि आपका हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज भी हम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे आर्टिकल्स देखेंगे, अगर उनको कोई पॉलिटिकल व्यूज है उसको देखेंगे, कोई ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल अगर उनके व्यूज वगैरह है, या फिर उनके डायमेंशंस ऐसे हैं जिसमें कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब ज्योग्राफिकल कोई चीज इसमें इंक्लूड है, या इन्वायरमेंटल फैक्ट्स इंक्लूड, हम सबको कवर करेंगे यहाँ पे। भाई हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, बट आज आई थिंक 5 से ज्यादा रखे मैंने क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसमें कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ डेथ वगैरह से रिलेटेड है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे मैंने आज, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो भाई आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे शानदार से आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला तो भाई वही है जो चर्चा में है, इलेक्शन कैसे कैसे होंगे, कौन कौन से फेज में होंगे, सारे यहाँ पे मैंने अच्छे से रखा हुआ है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं कितने फेज में हुए हैं, तो 7 फेज होने वाले हैं। आप मुझे बताइए जो इसके पहले लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो कितने फेज में हुए थे? इसके पहले भी इलेक्शंस हुए थे ना, जिस बार 7 जगह 7 बार में होगा। फेज का मतलब क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे 140 प्लस करोड़ की आबादी है। आप उनको सब सारे पूरे भारतीयों को नहीं बोलेंगे कि भाई 4 तारीख को वोट पड़ेगा जाकर डालो, भाई 4 तारीख को सारे भाग जाएंगे देने के लिए ना, संभालिए कौन, संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या किया जा रहा है, भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दिन इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और चीजें मैंने ऐड की है। देखिए बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, कुछ थोड़ा सा ब्लर है, आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगी ना, सुन लीजिएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हुई थी कंटिन्यूअसली,
हो रही थी ना, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी थी कि इलेक्शन जो है स्टेट के इलेक्शन जो होते हैं विधानसभा के और हमारे जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनको एक साथ कराना चाहिए, तो पूरे के नहीं हो रहे। लेकिन आपको याद रखना है कि इस बार जो हमारे लोकसभा इलेक्शन होने वाले उनके साथ कौन से ऐसे स्टेट के भी इलेक्शन उसी साथ होने वाले हैं। तो जो ऐसे स्टेट कौन से हैं, एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, एक है ओडिशा, सिक्किम, सॉरी ये आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 आपके ऐसे स्टेट हैं जिनके इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन के साथ, ठीक है। ये सारी याद रखिएगा आप। और यहाँ पे लिखा हुआ है कब से स्टार्ट होगा, पोलिंग एक्सरसाइज विल गो टिल जून, वोटर्स वोट किस दिन काउंट किए जाएंगे, 4 जून को काउंट किए जाएंगे। तो रिजल्ट किस दिन आएगा, डेफिनेटली 5 तारीख को आने वाला, 5 जून को। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐसे देखेंगे भाई कैसे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे मतलब कितने ट्रांसजेंडर कितने परसेंट वोट दे रहे हैं, 70 प्लस या 90 प्लस जिनकी एज है वो कितने वोटर्स, हमारे टोटल कितने वोटर्स हैं, कितने बूथ जब मतलब जहाँ पे वोट डालने आते हैं वो कितने बूथ बनने वाले, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो, ठीक है। देखिए अगर आपसे फेज की बात की जाए, देखिए लोकसभा इलेक्शन 2024 की है, आपने एक चीज सुनी है, उसमें बोला था भाई जैसे फेज है चरण बोलते हैं इसको हिंदी में कि इतने चरणों में इलेक्शन होगा। तो एक ऐसे ही देख रही थी, इंस्टाग्राम चलाती हूँ मैं, इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत यूज करती रहती हूँ, तो वहां पे मैं देख रही थी तो एक कॉमेडियन है, उन्होंने बोला था कि इस बार लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले होगा आप वो पहले क्या था, पहले ये होगा कि जो भी नेता वोट मांग रहे हैं वो आपके चरणों में होंगे, नेक्स्ट जब वो जीत जाएंगे आप उनके चरणों में होंगे, तो किसी तरीके से 2 चरणों में होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मजाक की बात। अब बात करते हैं हमारे जो 7 चरण में होने वाले हैं वो अलग अलग स्टेट्स में किस दिन होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में, जैसे मान लीजिए यूपी है, बहुत बड़ा स्टेट है, एक दिन में आप पूरे यूपी में इलेक्शन करवा पाए, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है जो छोटे छोटे स्टेट से, गोवा हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए कुछ, वहां पे इतने छोटे छोटे आप एक दिन में इलेक्शन करा लीजिएगा। लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स में आपको 1 से ज्यादा दिनों तक वोट कराने पड़ेंगे। तो हम यहाँ सब देखेंगे। फेज 1 में जो होने वाले हैं 19 अप्रैल को होंगे, आप याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा सारी, ठीक। हो सकता है कि वन डे एग्जाम से पूछ ले आपसे, यूपीएससी वगैरह तो सब नहीं पूछता है। फेज 2 में अप्रैल 26 को होने वाले हैं, फेज 3 में मई 7 मई को होंगे, फेज 4 में होंगे 13 मई को, फेज 5 में होंगे मई 20 को, फेज 6 में होंगे 25 मई को, जो लास्ट है 1 जून को होने वाले हैं, ठीक है। जब ये सारे जून तक सारे निपट जाएंगे तभी आपका पेपर होगा। जुलाई में यूपीपीसीएस वाला, आरओ एआरओ वाला तभी होगा। तो जितने भी इलेक्शन सब निपट जाएंगे उसके बाद ही आपके यहाँ पे पेपर होने वाले। अगर बात की जाए कि फेज 1 में कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए 1 डॉट का मतलब है फेज 1, यहाँ पे सिर्फ 1 दिन में सारे इलेक्शन होंगे। वो भी कब होंगे, 19 अप्रैल को होंगे। स्टेट कौन से, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हो गया, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, उत्तराखंड। ये इतने स्टेट से यहाँ पे 1 में होगा, ठीक है, मतलब 1 फेज में होगा, 1 दिन में ही होगा। फिर सेकंड फेज में कहाँ पे होने वाला है, केरला में सेकंड फेज में होगा। थर्ड फेज जो होने वाला है 7 मई को, वहां पे कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, गोवा, गुजरात, दमन और दीव जो है, दादरा नगर हवेली, ये 4 जगह पे होने वाला है। ये सारे एक जगह के हैं इधर साइड के, ठीक है। फिर आपसे पूछा है अगर 13 मई को कहाँ पे होंगे। देखिए हो सकता है कि फेज 1 फेज 2 ऐसे ना पूछे, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि 19 अप्रैल को कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए थे, या किस राज्य में, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 19 मई को जो है लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। तो अगर आप ये याद रखेंगे तब तो याद रहेगा ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। देखिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम याद नहीं करेंगे, ऐसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इतना आसान है, आपको स्टेट्स याद रखने कोई ट्रिक बना सकते हो, जैसे जो छोटे छोटे उनको याद कर लीजिए कि इस दिन ये हुआ था। अगर वैसा ऑप्शन आपका उसमें लिखता है, मान लीजिए लद्दाख जो है, हमको पता है लद्दाख का होने वाला 20 मई को, क्वेश्चन पूछा आपसे किसका 26 अप्रैल को हुआ, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई लद्दाख का क्या है 20 मई को हुआ, तो आप वहां से एलिमिनेट करके इसको आंसर को टिक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे है 20 मई को होने वाले लद्दाख में। हरियाणा और दिल्ली में कब होगा, 25 मई को होगा, जो दिल्ली में रह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। फिर से आगे पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये कब होने वाला है, 1 जून को होने वाला, ठीक है। ये हमारे हो गए कि सारे जो है एक फेज यूज कर रहे हैं, मतलब एक दिन में हो जाएंगे। अब ऐसे कौन से स्टेट यहाँ पे 1 से ज्यादा दिन लगने वाले हैं, तो ये आपका फेज 1 और फेज 2 19 अप्रैल और 26 अप्रैल में जो 2 दिन में होने वाला है, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुरी, ये 3 जगह जो है 2 दिन में होने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कर्नाटका में अगर बात किया कब होगा, तो सेकंड फेज और थर्ड फेज
क्या है ये सेकंड फेज 26 और 7 मई, 26 अप्रैल को होंगे और 7 मई को दोबारा वहां पे जो क्षेत्र छूट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। असम और छत्तीसगढ़ में आपका 3 फेज में होगा। छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, आसाम भी बड़ा स्टेट है। तो क्या किया यहाँ पे 2 दिन में होने, 3 दिन में होने वाले हैं। 19 अप्रैल को भी होंगे वहां पे, फिर कुछ जगह पे 26 अप्रैल को होंगे, फिर कुछ जगह पे 7 मई को होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे चार फेज यूज होने वाले हैं। तो झारखंड और ओडिशा, झारखंड भी बड़ा स्टेट है, ओडिशा है, और ये थोड़े से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप नक्सलाइट वगैरह कुछ ऐसे आउटर जगह मिलेंगी जहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो 4 दिन में होने वाले हैं भाई। 13 मई को होंगे पहली बार, फिर 20 मई को होंगे, फिर 25 मई को भी होंगे, फिर 1 जून को होंगे। ठीक है, ये हो गया 4 दिन। अब बात की जाए कि और भी कौन सी स्टेट जहाँ पे 4 दिन होगा, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए कितना बड़ा है, आपको पता ही है उसका इस एरिया के हिसाब से। तो उसका 4 दिनों में होगा। पहले 19 अप्रैल को होंगे कुछ क्षेत्रों में, फिर 26 मई को होंगे, फिर 7 मई को होंगे, फिर 13 मई को होंगे। 4 दिन होंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। फिर महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी बड़ा है, जम्मू कश्मीर भी बड़ा है। तो यहाँ पे 5 दिन लगेंगे टोटल पूरा इलेक्शन कराने में। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 5, मतलब 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई। और ऐसे राज्य, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है बीच वाले से ना भी पूछे, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे टोटल 7 फेज जो है यूज किए गए इलेक्शन के लिए। मतलब जितने दिन अलॉट हुए ना इलेक्शन के, इतने दिन इलेक्शन कराए जाएंगे। पूरे 7 दिन इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। कौन कौन से स्टेट हैं, तो याद रखिएगा, बिहार हो गया, यूपी और वेस्ट बंगाल। ये तीनों स्टेट बहुत बड़े हैं, जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, इन्हीं तीनों जगह पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है पूरे 7 फेज में होने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब इलेक्शन होता है ना, क्या लग जाता है, कहाँ गया भाई, पेज हटा दे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संविधान में कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जैसी कंडीशंस देखी गई थी, जैसे इलेक्शन टाइम पे जैसी सिचुएशंस हो रही थी, उनका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने खुद ही चीज़ें इजाद की कि भाई इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। उसी के तहत हमें देखने को मिलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये देखेंगे कि हम कब से स्टार्ट हुआ है। यही होता है कि भाई मतलब इसमें सब डिसाइड होता है कि इस दिन के बाद आप प्रचार नहीं करेंगे, यहाँ पे इतने लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। तो रूल्स कैसे क्या फॉलो किए जाएंगे, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। लेकिन क्या इतनी सख्ती बरती जाती है उस टाइम कि लोग थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। आप देखिएगा जब इलेक्शन होते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा आपको कंट्रोल में दिखती हैं, लोग शांत रहते हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें, मतलब क्या है, लोगों का इकट्ठा होना और ये प्रचार वगैरह सब बंद हो जाता है। तो सब चीज़ें हमारे किस में आती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। इसको हम देखेंगे। देखिए, द ओरिजिन्स ऑफ एमसीसी लाइज इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ केरला इन 1960। 1960 में पहली बार देखा गया था जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे केरला में। तब ये बात सामने आई कि भाई हमें यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स बनाने होंगे ताकि हम इलेक्शन शांतिपूर्वक और क्या निष्पक्षता से करा सकें, कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कोई भी वहाँ पे ऐसी चीज देखने को ना मिले जो लगे कि असंवैधानिक है, ये तो गलत तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, when the state administration prepared a code of conduct for political actors, जो पॉलिटिकल एक्टर्स थे उनके लिए स्टार्टिंग में उन्होंने रूल्स बनाए थे कि भाई ये सारे हैं, इनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी इलेक्शन शांतिपूर्वक कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए क्या हुआ। इन द लोकसभा इलेक्शन 1962 द ईसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा है सर्कुलेटेड द कोड टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट वाज होल हार्टेडली फॉलोड। फिर क्या हुआ, 1962 में जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले थे तो हमारा जो ईसीआई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने बोला कि हम भाई कुछ रूल्स निकाल रहे हैं, जो भी लोकसभा के पार्टीज वगैरह हैं, जो भी नेता वगैरह हैं, जो भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनको इस हिसाब से चीजें चलानी पड़ेंगी। तो देखिए 1962 की बात हो रही है, उस टाइम इतनी ज्यादा अभद्रता लोगों में नहीं थी, ना ही इतना ज्यादा भ्रष्टाचार और इतनी ज्यादा गुंडागर्दी चलती जितनी आज के टाइम में देखने को मिल रही है आपको ना। तो 1962 में जब ये चीजें बोली गई तो लोगों ने होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से उसको एक्सेप्ट किया और जो रूल्स बनाए गए थे उनको फॉलो भी किया। ठीक है, तो पहले भी चलती थी चीजें, आपको लग रहा है कि भाई आजकल तो जो गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है और
जो मतलब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, घोटाले नहीं हो रहे हैं, लोग कांपते हैं कोई भी मतलब कोई भी कांड करने से, कुछ भी दुष्कर्म करने से। लेकिन आप तब अगर ढंग से बैठकर देखेंगे तो थोड़ा सा एक ये नहीं है कि गवर्नमेंट कैसी है, आजकल लोग कैसे हैं ये भी देखना पड़ता है। 1960 1950s के लोग बहुत मासूम से थे भाई, पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं थे, लेकिन वो इतने ज्यादा आजकल के जो टाइम में जो लालची लोग हो गए हैं, मतलबी हैं एकदम, बिल्कुल लोगों को प्रताड़ित करके रखा है, लोगों से अपना फायदा वसूलना जानते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। मतलब जितनी चीजें आज जो फैली हुई हैं, पहले के टाइम पे इतनी नहीं थी। जो पहले के लोग थे अपने आप अंदर से ईमानदार रहते थे, अंदर से चीजें अच्छी थी, कोई चीज अगर ऐसी लागू की जा रही थी तो उसको फॉलो कर रहे थे। देखिए क्यों फॉलो करे थे, एक रीजन तो ये होगा कि पहले के लोग भी इतने मतलब समझदार, सीधे सुलझे हुए थे। साथ में क्या था, उसके पहले वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रह चुके थे, उनको पता था कि तानाशाही शासन कैसा होता है। लेकिन 1962 में तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का शासन था, तो उनको पता था कि भाई पहले से बहुत बेटर कंडीशन है, इन्होंने रूल्स लगाए हैं, हमें बस फॉलो करना है। वो भी ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि आपका खाना पानी दाना बंद हो जाएगा, आपको 2-4 दिन के लिए बोला गया कि भाई इलेक्शन इस दिन होंगे, आपको ऐसे रखना है तो वैसे ही रहना है, बस ज्यादा वैसी कोई चीजें नहीं थी। लेकिन क्या अब लोगों को आदत हो गई है आजादी की, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है टाइम टू टाइम जो लोगों को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको ब्रॉड करते जा रहे हैं, तो लोग जो आजकल के ज्यादा ही स्वतंत्र हो गए हैं। तो चीजें आपको दिख ही रही हैं कि कितने स्वतंत्रता लोगों को मिली हुई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आजकल चीजें रूल्स जो है फॉलो हो नहीं रहे। मतलब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हो गया या कोई और हो गया, अभी जैसे जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें 2 नए मेंबर्स की क्या हुई है, नियुक्ति की गई है। तो रूल ये है कि जो वहाँ पे जब भी ऐसा नियुक्ति होती है तो एक हमारे पीएम होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से कोई पर्सन होना चाहिए, मतलब एक जो भी जज वगैरह है एक होने चाहिए, और एक कोई मतलब इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक केंद्र सरकार से हो गया, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो गया, एक ही हमारा हो गया। लेकिन इस बार क्या देखने को मिला, अमित शाह जी शामिल थे, मोदी जी शामिल थे शायद, और सुप्रीम कोर्ट की जगह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो पर्सन होना चाहिए था वहाँ पे यहाँ पे देखिए 3 लोग शामिल होते हैं। अगर आपसे कभी पूछता है कि कभी कि जब इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का जो चुनाव होता है तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो 3 लोग होते हैं। एक तो विपक्षी दल होगा, कोई भी वहां से कोई नेता आएगा, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट से कोई होना चाहिए, और एक जो रूलिंग पार्टी है उस टाइम, तो गृह मंत्रालय से कोई हो, कुछ भी हो। मान लीजिए आप देखिए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अमित शाह जी थे, फिर यहाँ पे विपक्षी दल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हटा करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी ही पार्टी का पर्सन वहां पे रख दिया। तो अगर ये होते कि ये उन्होंने ए को वोट दिया, इन्होंने बी को वोट दिया, तो जो फाइनल डिसीजन होता सुप्रीम कोर्ट का होता, इसीलिए तो उनको रखा गया है। लेकिन क्या किया इन्होंने, जो अभी रूलिंग पार्टी, उन्होंने अपनी ही तरफ का कोई व्यक्ति रख दिया, उससे हुआ क्या, इनके साथ ये डिसीजन चला गया। तो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब रूल्स हैं, बनाए गए हैं, संविधान में दिए गए, फिर भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं आजकल के टाइम पे। और लोग तो कुछ बोल भी रहे हैं भाई कि जो मोदी जी की सरकार है वो लोकतांत्रिक नहीं हो रही है, लोकतांत्रिक जो है वो कम, लोकतंत्र जो है वो कम हो रहा है, तानाशाही ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये सारा हो गया हमारा। 1962 में इलेक्शंस हुए थे तो लोगों ने फॉलो किया था अच्छे से इसको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। इट वाज इन 1991 आफ्टर रिपीटेड flouting of the elections norms and continued corruptions, the जो election commission हमारा है decided to enforce ICC more strictly। जब 1991 में elections हुए, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो 1991 जब इलेक्शंस हुए तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने देखा भाई लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं रूल्स, हमें तो इनको स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, लोगों पे छोड़ दिया था कि हम ये रूल्स लगा रहे हैं और आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप शांति बना रखेंगे। जैसे आप किसी सभा में जाइए तो लोग बोलते हैं शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, तो लोग शांति नहीं बना रखते हैं। अगर कहीं लिखा हो कि शोर मचाना मना है, शोर मचाने पे जुर्माना लगेगा आपको, तो वहाँ लोग शांति बना के रखेंगे। तो यही हुआ था। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने बोला था कि आप जो रूल्स फॉलो करिएगा, आपसे दरख्वास्त है, ऐसे रिक्वेस्ट वाला है, लेकिन नहीं हुआ तो स्ट्रिक्टली लगाया उन्होंने। ठीक है, इसका देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आपसे कहीं पूछता है क्वेश्चन, देखिए इलेक्शन कमीशन इतना चर्चा में है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे हो गए,
ये सारी चीजें हैं ना, बहुत चर्चा में है अभी। क्वेश्चन 110% आपसे इनसे घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा। तो अगर आपसे पूछता है इलेक्शन कमीशन हमारा आर्टिकल 324 में क्या दिया है, तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन के बारे में चीजें दी हुई है, ठीक है। 325 क्या बोलता है, नो पर्सन टू बी eligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion। मतलब इसमें बोला गया कि भाई किसी को भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ बराबरी का है, सब लोग वोट डालने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बोले हम जनरल कैटेगरी से है तो हम पहली लाइन में लगाएंगे, हम पहले हम वोट देंगे, जो SC ST कैटेगरी के हैं जो गरीब हों बाद में वोट देंगे। ऐसा नहीं है, जैसे आप जाएंगे वैसे वोट देंगे, वही रूल फॉलो होते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 326 बोला, देखिए इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वही जब जो भी इलेक्शंस होंगे तमीज से कराए जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है वहाँ पे। 327 क्या बोला, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। मतलब ये सारी चीज दी हुई है यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे क्या आपको करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, सारी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में ऑलरेडी बहुत पढ़ाया हुआ है, मतलब इतने दिन से चर्चा में चल रहा है ना, मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई जा रही हूँ, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर can be removed from office only throughout a process of removal similar to the of a Supreme Court judged by the Parliament। अगर आपसे कभी पूछता है कि कोई भी मेंबर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं उनको अगर कभी हटाना हो उनके पद से तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या प्रोसेस है, तो सेम क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल के लिए हम जो यूज करते हैं ना वही आपको यूज करना होगा, ठीक है। इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से पहचान दिलाता है। यही तो बताता है ना कि भाई कोई नेशनल पार्टी है या कोई नहीं है, सब चीज यही डिसाइड करता है। अलर्ट इलेक्शन सिंबल्स भी यही देता है लोगों को, जो ये पार्टीज होती है, टू देम अलॉन्ग विद सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू इट। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पार्टी है, कोई सिंबल यूज कर रही है, ठीक है, बाई चांस उसने रजिस्टर नहीं कराया या रजिस्टर करा भी लिया, अगर दूसरी पार्टी जाती है उसी सिंबल को लेने के लिए, वही चिन्ह चुनाव चिन्ह लेने के लिए, तो इस पे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन मना कर दी। साथ में अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है किसी चुनाव चिन्ह को लेकर के या किसी और चीज को लेकर, दो पार्टियों में मुद्दा छिड़ जाता है, बहस होती है, तो उसको संभालने का भी, उसको समझाने का भी काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है। द कमीशन आल्सो हैज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शंस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बोला जा रहा है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके पास कुछ न्यायिक अधिकार भी हैं। देखिए लिखा है, सॉरी, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, सलाहकारी, जो हमारे कुछ काम न्यायपालिका जो करती है ना, सलाह देने का काम करती है हमारे राष्ट्रपति को, तो यही बोला है कि कुछ सलाहकारी चीजें जो हैं या अधिकार हैं वो दिए गए हमारे इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन होने के बाद पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह जो होती है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन हो गए, उसके बाद पता चला कि भाई ये फला पार्टी है और इसमें जो वोट डाले गए हैं और या फिर इन्होंने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इस स्टेट में इलेक्शंस ऐसे हो गए थे, वहाँ पे ये धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, तो उन इलेक्शंस को खारिज करना या फिर जो भी कैंडिडेट हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना, इन सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यही स्टार्ट करते हैं, इशू करते हैं, इन इलेक्शंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स सो दैट नो वन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ देयर इज नो आर्बिट्रेरी अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज इन पावर्स। क्या बोल रहा है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ही तो लगाता है और वो कोशिश करता है कि भाई जो भी पार्टीज हैं, जो भी मेंबर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे लगे कि इन्होंने जो इलेक्शन सुधार होने चाहिए ढंग से उनको नहीं करवाया है, कोई रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, कोई भी चीज ऐसी की है जिसकी वजह से क्या हुआ है, अनफेयर प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन के टाइम पे, या फिर कोई भी इशू क्रिएट किया है, अब्यूज किया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इन सब चीजों को कौन देखता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और क्या करता है, it sets limits of the campaign expenditure per candidate to all the political parties and also monitors the same। ये भी मॉनिटर करता है कि भाई कौन सी पार्टी कितना खर्चा करेगी, वरना जो पार्टी जिसके पास ज्यादा पैसा है, पता चले वो कैंपेन पे कैंपेन किए जा रहे हैं, खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं, तो जिसका जितना ज्यादा प्रचार होगा जीतेगा वही। आप देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो नहाने वाला हो, खाने वाला हो, पीने वाला, कुछ भी हो, साबुन हो, क्रीम हो, जिसका जितना ज्यादा ऐड होगा लोग उसको उतना ही ज्यादा खरीदते हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि भाई इतना ऐड आ रहा है, लगता है लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या फिर क्या है सच में ज़्यादा अच्छा है इसलिए लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतने ज़्यादा लोगों को हायर करके अपनी चीज़ का प्रचार करा पाएगा, और वो बोलेंगे कि हाँ हाँ हमने भी यूज़ किया है। जैसे आप देखते नहीं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इंस्टाग्राम पे कोई भी सामान होता है उसको लाकर दिखाते कि ये यूज़ करिए बहुत अच्छा है, या ये खाइए, ये पहनिए, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये कंट्रोल करता है कि कौन पार्टी कितना प्रचार करेगी, कौन पार्टी कितना खर्चा करेगी। ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा हो गया आज का आर्टिकल कि कहाँ कहाँ पे कैसे इलेक्शंस होने वाले हैं, कितने फेज में होने वाले हैं, किस दिन होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, क्या क्या चीजें करता है, सारा हमारा हो गया। इतना सफिशिएंट होगा इसके लिए। चलते नेक्स्ट पेज पर हमारा आर्टिकल पे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टारशिप। स्टारशिप एक मतलब मिशन है जो भेजा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने सुना होगा ना, एलन मस्क बोलते रहते हैं कि हम चंद्रमा पर कॉलोनी बसाएंगे, मून पर कॉलोनीज बसाएंगे। तो उसी से रिलेटेड है कि जो स्टार मिशन है वो जाएगा पहले स्पेस पर, चंद्रमा पर लैंड करेगा या फिर मंगल पर लैंड करेगा, फिर वहां से क्या है आएगा भी, मतलब आने और जाने। क्योंकि भाई किसी को छोड़ आओगे वहां पे, कल को कोई समस्या होगी तो लेने जाना पड़ेगा, तो इसलिए आने जाने की प्रैक्टिस कर रहा है। लगभग तीसरी बार अभी हुआ है, उन्होंने प्रयास किया। पहली बार में कुछ चला, कुछ प्रॉब्लम्स आई। दूसरा जब उन्होंने परीक्षण किया तो चला, कुछ प्रॉब्लम्स आई। इस बार क्या हुआ है, इस बार उन्होंने जब इसका परीक्षण किया तो सक्सेसफुली लैंड हो गया था वहां पे। ठीक है, लेकिन जब वो रिटर्न आ रहा था तो हिंद महासागर में कहीं पर वो खो गया। मतलब थोड़ी सी समस्या हो गई कि लैंडिंग जो है उसको, रिटर्न जो हम लेकर आ रहे हैं स्टारशिप को, जैसे आपने मूवीज में नहीं देखा है कि पृथ्वी से कोई भी यान उड़ता है और जाता है किसी भी ग्रह पे, वहां पे लैंड करते हैं, वहां पे जो काम होता है करते, फिर वापस आते हैं पृथ्वी पर। तो जो वापस आते हैं ना पृथ्वी पर, वो वाला गड़बड़ हो रहा है फेज अभी उनका। तो सुधार चल रहा है और इन फ्यूचर क्या करेंगे लोग, वहां पे भी जाकर रहेंगे जब अगर इनका ये प्लान सक्सेसफुल होता है। तो देखिए क्या लिखा है, स्टारशिप इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा। इसके बारे में क्या लिखा है, ये लॉन्चिंग इसलिए अहम थी क्योंकि ये स्टारशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। कदम तो रख चुके हैं, मतलब रहेंगे वहां पर। एलन मस्क ने बोला है 2029 तक, यहाँ पे एलन मस्क ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 2029 तक इस इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां पे कॉलोनी बसाना चाहते हैं। एलन मस्क तो याद ही होगा आपको। स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में सक्षम होगा। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में सक्षम होगा। आप पृथ्वी पे इस कोने पे हैं, आपको चंद्रमा पे जाना है या पृथ्वी के दूसरे कोने पे जाना है, कदम मान लीजिए कहीं भी जाना है, यहाँ पे आपको चंद्रमा पे जाना है, 1 घंटे में आपको यहाँ से वहाँ उठा के पहुँचा देगा वो। टाइम मतलब कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा ये। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है स्पेस जो हमारा है स्पेस एक्स से कैसा दिखता है, तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें सेटल है जाने की, और इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर इससे बात करें कि इससे पहले क्या ऐसा कोई ग्रह या ऐसा कोई स्पेस सेंटर बनाया गया है, कोई ऐसे मिशन हाँ बनाया गया, तो यस नासा का SLS है, फिर नासा का सैटर्न भी है। ये सारे ऐसे ही रहे, लेकिन इतनी अच्छी कैपेसिटी, इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं थे, तो ये अभी लेटेस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेस शटल हमारे हैं, ये हमारा अभी का है। अगर बात करता है पेलोड कौन सा कितना ले जा सकता था, तो स्पेस शटल है लगभग 29,000 तक किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम था। फिर क्या है, ये 63,800 जो है फाल्कन हैवी जो रॉकेट है वो ले जा सकता है। SLS ब्लॉक जहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे SLS ब्लॉक नासा का था ये। ठीक है, ये कितना ले आ सकता था, 95,000। उसके बाद आया था सैटर्न वी जो है नासा का था वो भी। ठीक है, वो कितना पेलोड ले आ सकता था, 1,18,000। और जो स्टारशिप है जो अभी लेटेस्ट वाला है वो कितना पेलोड ले जाएगा, 1,50,000 किलोग्राम। मतलब इसमें ना एक साथ बहुत सारा सामान ले जाया जा सकता है, खाने पीने रहने का, और बहुत सारे लोगों को भी यहाँ से ले जाया जा सकता है एक बार में। इतना ज़्यादा इन्होंने सक्षम बनाया है पेलोड वगैरह ले जाने के लिए। ठीक है, इसमें बस आपको याद रखना है इसी के बारे में। कहाँ गया भाई, अगर पूछता है कि जो ये स्टारशिप प्रोग्राम है कौन चला रहा है, तो एलन मस्क है, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। बाकी इसके बारे में इन फ्यूचर कोई और आर्टिकल आता है, आएगा ही,
दोबारा परीक्षण करेंगे, हमको इसके बारे में फिर से देखना होगा, तो आएगा तो हम इसके बारे में आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट हमारा भूमि राशि पोर्टल के बारे में। भूमि राशि पोर्टल क्या है? नाम से देखिए क्या लिखा है, भूमि मतलब जमीन से रिलेटेड मुद्दा है ये। भूमि राशि पोर्टल है, आपको पता है हमारे इंडिया में लैंड एक्विजिशन, अगर किसी भूमि का अधिग्रहण करना हो, कोई भूमि है वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट चलाना हो, कोई रोड बनाना हो, कोई होटल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल कॉलेज बनाना हो, वहां से आप जमीन लेना, एक्विजिशन करना, उसका बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लोगों को मनाना पड़ता है, वहाँ जिनकी जमीनें होती हैं उनके बार बार उनके घर जाकर को मनाना होता है, चीजें मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती हैं। तो उसी में सुधार करने के लिए लेंदी होती है। तो लैंड एक्विजिशन में तो होता यही कि अगर हमारे यहाँ कोई फॉरेनर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो बोलते हैं भाई आपके यहाँ पर ना लैंड एक्विजिशन जैसे मामलों में ना चीजें फंस जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कंपनी है कोई यहाँ पे आई, हमारा मतलब यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी आई, यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाह रही है, कोई सेटअप लगा रही है, उससे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही, लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पा रहा है। जो जमीन चाहिए जहाँ पे प्रोजेक्ट लगने वाला था वो लग ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग राजी ही नहीं हो रहे हैं, जमीन छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में तो आप देखेंगे, देखिए शहरी इलाकों में तो ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे नहीं, जगह ही नहीं है। तो जहाँ तक ग्रामीण इलाकों में लगते हैं ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह, क्योंकि वहाँ पे तो जमीन सस्ती होती है, अवेलेबल भी होती है, लेकिन कुछ लोग राजी ही नहीं होते, उनको लगता है कि हमारे पुरखों की जमीन है कैसे बेच दें। और लोगों की शादियां भी जमीन देख के होता, आज अगर जमीन बेच दी किसी ने, मान लीजिए उसको मिल गए 20-25 लाख रुपए मिल गए, फिर क्या होगा आगे? अगर उसके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, तो उनको लगता है कि भाई जमीन थोड़ी सी छोड़ देते हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके पास कुछ खेत वगैरह तो रहेंगे, आज ही हम सारा बेच के बैठ जाएंगे तो रिसोर्सेज हमारी फैमिली के पास आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेंगे नहीं। ये सोचकर तो लोग अपनी जमीन देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। आप उनको कितनी भी राशि ऑफर कर लीजिए, वो पैसे लेकर के जमीन बेचना नहीं चाहते। उनको पता है कि जमीन क्या है, एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ सस्ती नहीं महंगी हो रही है कंटिन्यूअसली। आप 2-2 महीने के अगर डिफरेंस में देखेंगे ना, चीजें महंगी होती आती है। और गुड़गांव नोएडा के फ्लैट में अगर देखें तो हर घंटे प्राइस बढ़ रहे हैं उनके, मतलब दिन महीने की बात नहीं हो रही है, सालों की बात नहीं हो रही, घंटों में बात हो रही, घंटों में प्राइस बढ़ रहे हैं वहां पे। तो जमीनी जो चीजें हैं, जमीन जायदाद घर वगैरह बहुत महंगे हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लैंड एक्विजिशन बहुत टफ हो रहा था। तो इसीलिए क्या किया गया है, भूमि राशि पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में देखते हैं हम अच्छे से। देखिए लिखा है एन ई गवर्नेंस इनिशिएटेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अगर पूछा जाता है कि भूमि राशि पोर्टल जो है किसने इनिशिएट किया है, किसने स्टार्ट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये इनिशिएशन है। द पोर्टल इंटेंड्स टू एक्सपेडिटेट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवेज। जैसे नेशनल हाईवेज के लिए जमीन जब चाहिए होती है, किसी खेत से जा रही, कहीं से जा रही है, तो उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन टू एक्सेलरेट हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। एक दिन में ही सारा प्रोसेस हो जाता है, सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है, द ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, लैंड एक्विजिशन का ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा, वहां पे आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कभी इस ऑफिस जा रहे हैं, किस ऑफिस, कभी उस ऑफिस जा रहे हैं, लोगों की परमिशन ले रहे हैं कि भाई हमें ये जमीन पे यहाँ पे करना है, वो करना है, तो चीजें थोड़ी आसान कर दी है। इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस जो था बहुत स्लो चल रहा था, उसको इन्हांस किया है, एफिशिएंसी को इंश्योर किया, ट्रांसपेरेंसी होगी उसमें, निष्पक्षता दिखाएंगे एंड अकाउंटेबिलिटी होगी कि जो भी चीजें हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी भी किसी की होगी। एंड रिजल्ट इन द ई ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज। जो व्यक्ति भी उसमें मतलब देखिए होता ये है, जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे यहाँ भी चीजें मैंने देखी है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे खेत है ना, खेत के पीछे कुछ पोर्शन लिया जा रहा है, वहां पे बनाए जा रहे हैं बांध टाइप के, नदी के किनारे जो एरिया है वहां पे बांध बनाए जा रहे हैं, लोगों का खेत उसमें कट रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो पैसा देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है कि आपकी इतनी जमीन जा रही है, हम आपको इतना मुआवजा देंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाकर देखेंगे तो जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे लेखपाल होते हैं या फिर कोई और अधिकारी होता है, वो क्या करते हैं, अगर पर पर्सन वहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है,
कई बार तो होता है वो एक भी नहीं देते हैं, बोलते सरकार में चली गई जमीन, पैसा कोई नहीं मिलेगा, पैसा मिला है उनको, पैसा नहीं देते हैं। कभी हो तो 10 लाख की जगह उनको 5 लाख दिए, बाकी 5 लाख दिए और बोले कि बस इतना ही मिला है, तो लोगों को लगता है भाई कुछ नहीं देंगे तो ज्यादा नुकसान है, चलो 5 लाख रुपए ही रख लेते हैं। लेकिन इससे होता क्या, धांधली होती है, लोगों का नुकसान होता है। एक तो जमीन ले रहे हो उनकी आप, एक वही मात्र अगर उनका सहारा है जीवन जीने का, रोटी रोटी वगैरह का, तो आप उनकी जमीन ले रहे हो, ऊपर से उनको मुआवजा भी ढंग से नहीं दे रहे, तभी तो सपोर्ट नहीं करते हैं लोग। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि भाई जब हम जमीन लेंगे, ऑनलाइन पोर्टल है, वहां सारी चीजें होंगी, और जितना भी जिसका पैसा बन रहा है, जितनी जमीन जिसकी जा रही है, अगर किसी को 10 लाख रुपए मिलने हैं मुआवजे के रूप में, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसी भी मीडिएटर का काम खत्म कर दिया उन्होंने वहां से, तो बहुत अच्छा किया ये तो अपने आप में। बाइलिंगुअल एप्लीकेशन से हिंदी इंग्लिश दोनों में एप्लीकेशन अवेलेबल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश फॉर इजी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है टोटल इंग्लिश में है, बेचारा कोई गांव का आदमी गया, समझ में नहीं आ रहा उसको लिखा क्या है, जब लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप मान लीजिए आप किसी के लिए कोई स्कीम लेकर आ रहे हो, ठीक है, कि इससे इन लोगों का फायदा होगा, इससे इन लोगों का फायदा, ऐसे ऐसी चीजें होंगी, लोगों को वहां समझ में नहीं आया, जब स्कीम वहां पहुंची या कोई चीज वहां पहुंची, पता चला कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही लोगों को, करें क्या, कैसे क्या करें। जैसे हमारा संविधान है, जो हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इतनी लेंदी क्यों है? जो हमारा संविधान है, बोला जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे संविधान में कि जो वकील होते हैं वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं। जो बेचारा जो गरीब व्यक्ति जब कभी किसी मामले में फंस जाता है ना, घूमता रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये लिखा क्या है, इंग्लिश छोड़िए हिंदी में समझ में नहीं आता संविधान में लिखा क्या, इसका क्या मतलब है। तो वकीलों के सहारे चलते रहते सालों साल मुकदमे चलते हैं, लोग जो वकील होते हैं हर तारीख पे 20,000 25,000 10,000 रुपए लेते हैं, लोग लूटते हैं, तारीख पे तारीख वाला सीन हो जाता है। तो क्या है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम हमेशा बताते, तो लोगों ने बताया भी है, आपने सुना भी हो कई जगह, लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करने का मोड है। आप किसी से बात करना चाहते हो, आपकी बात वहां तक पहुंचे, वहां की बात आप तक पहुंचे, बस इतना ही काम है लैंग्वेज का। लेकिन क्या आजकल लोग सोचते हैं कि कोई इंग्लिश बोल रहा है बड़ा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट होगा, जबकि क्या है, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम है, उससे किसी की स्मार्टनेस, किसी की इंटेलिजेंस नहीं छलकती है। तो क्या है कि इसमें यही किया गया कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो एटलीस्ट हिंदी में पढ़ेगा, जिसको हिंदी नहीं आती है, मान ली साउथ इंडियन कोई व्यक्ति है, उसको हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश पढ़ेगा, समझ में तो आएगा ना कहीं, ठीक है, ऐसे किया गया है। अब देखते हैं हमारा NHAI के बारे में, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, क्या कैसे काम करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हमारे हैं उनका मैनेजमेंट करने का काम किसका है, कभी पूछता है आपसे, तो NHAI का ही काम है कि सारे जो भी नेशनल हाईवेज हैं उनका सारा मैनेजमेंट देखे। द NHAI was created throughout the promulgation of the National Highways Authority of India Act 1988। 1988 का जो हमारा ऑलरेडी एक्ट एक तरीके से चल रहा था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उसके साथ ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इट इज अ नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो जो हमारे ऑलरेडी एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, उसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। साथ में क्या लिखा है, योगेंद्र नारायण वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHAI 1988। 1988 में अगर पूछा जाता है कि NHAI के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो योगेंद्र नारायण, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है, किस बात को लेकर चलता है, ये इसकी लाइन बहुत अच्छी लगती है, जिस मोटो को लेकर चलते हैं बहुत अच्छा है ये, देखिए, नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग अ नेशन, मतलब हम सिर्फ रोड नहीं बना रहे हैं, हम एक राष्ट्र बना रहे हैं। तो जितने ज्यादा हाईवेज होंगे फायदा उतना ही ज्यादा है, कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है लोगों को फायदा उतना ही होता है। NHAI हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन कर रखा है हमारे NHAI ने, किसके साथ, विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इसरो के साथ सैटेलाइट जो मैपिंग वगैरह हाईवेज की है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा इलाका है, 100 करोड़ का कोई इलाका है, वहां पे आपको हाईवेज निकालने, तो भाई कैसे, हेलीकॉप्टर से जाके देखेंगे कैसे बनाना है, तो क्या सैटेलाइट जो हमारे इसरो है उसके साथ टाइप कर रखा, MOU साइन कर रखा कि भाई हमें कहीं से हाईवे बनाना होगा, उसकी मैपिंग वगैरह है, कहाँ से क्या होगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ये आपको बनाकर देना है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है प्लेसेस इन द न्यूज के बारे में।
ये मैंने कुछ दिन से स्टार्ट किया है आपके साथ कि प्लेसेस इन द न्यूज का मतलब कोई अगर चीज चर्चा में है तो उसको लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब उसकी विशेषता क्या है, ये सारा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए हमारा पहला यहाँ पे है होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड का हम देखेंगे, इट इज अ नेचुरल पेरिनेलियल वेटलैंड adjacent टू द झेलम बेसिन। झेलम बेसिन मिल जाएगा आपको, ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। इट इज ओनली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये। इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा। नाम क्या है? होकेरा वेटलैंड। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा, नियर बाई श्रीनगर है, ठीक है। और बात किया कि कब से इसकी पहचान की गई थी, 2005 में इसकी पहचान की गई थी। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, स्पॉइंग ग्राउंड एंड नर्सरी फॉर फिशेज, ब्रीडिंग ग्राउंड टू अ वैरायटी ऑफ वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स वगैरह के ब्रीडिंग के लिए वहाँ पर यूज होता है ये। और फूड वगैरह हो गया, स्पॉइंग ग्राउंड एंड नर्सरी, मतलब ये जो वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं या चिड़िया, मतलब वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे याद रखे, देखो ये वुलर झील है, ये होकेरा यहाँ पे वेटलैंड है, फिर यहाँ पे सुरिनसर मानस, ठीक है मनसर, चीजें हो गई, याद रखिएगा लोकेशन बस। ये हमारे जो रामसर साइट्स ऑलरेडी हमारे टोटल इंडिया में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब क्यों कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे कुछ और भी वेटलैंड्स ऐड हुए हैं। अब भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इन प्रेजेंट टाइम, ये आपको मुझे बताना है। देखिए ये सारा लोकेशन के साथ मैंने आपको यहाँ पे नाम दे रखा है। अगर आपको साफ दिख रहा है तो बहुत अच्छा है। देखिए स्टार्ट करते ऊपर से, सबसे पहले कौन सा पड़ रहा है? सबसे पहले पड़ रहा है वुलर लेक, फिर होकेरा वेटलैंड है, फिर इधर देखिए सुरिनसर मानसर है, फिर क्या है तो मोरारी। ये सारे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर के हैं सारे, ठीक है। ऐसे सारे दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। मैं पढ़ाऊंगी, मैं बताऊंगी, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारी चीज पे। ये हमारा हो गया आज का, देखिए हो गया, लोकेशन वगैरह हो गया, हमारा सारे आर्टिकल्स वगैरह हो गए हैं। आज ज़्यादा चीज़ें थी नहीं न्यूज़ में, तो ज़्यादा कवर किया नहीं है मैंने, तो जितना भी अवेलेबल था वो सारा मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। लोकेशन देख लीजिएगा, सारी चीज़ें होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो हम डेली करते हैं। आपको पता है हम डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है? हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारे हैं रतन टाटा जी हो गए, श्रीनिवासन स्वामी है, अमिताभ घोष है, या रिकेन यामामोटो। जो मेरी क्लास डेली कर रहे हैं ना, तो वो आधे आर्टिकल्स तो ऐसे आधे ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस कर देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या है? रतन टाटा। रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको तो भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन क्या है किया नहीं जा रहा है अभी तक। तो इनको भारत रत्न या भारत रत्न नहीं दिया गया। तो काफी सारे अवार्ड्स वगैरह पुरस्कार वगैरह दिए गए इनको, लेकिन क्या है इनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। जो टाटा जी हैं उनको ऑलरेडी हमारे इंडिया में देखिए कोई रील्स वगैरह है, कुछ भी देखिए, मतलब कोई न्यूज़ वगैरह देखिए, इनके बारे में आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि अपने आप पे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बोला जाता है कि 0 हेटर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। आपको रतन टाटा जी का कोई भी हेटर नहीं मिलेगा जो इनके बारे में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट बोले। देखो, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। परोपकारी क्या मतलब है? कहा जाता है कि जो मतलब रतन टाटा जी हैं, अगर अपनी जो भी कमाते हैं, मान लीजिए आई थिंक 50% समथिंग क्या है वो डोनेट कर देते हैं। अगर एक साल की इनकम उनकी मान लीजिए 50 करोड़ है या 50,000 करोड़ है, उसका 50% हो गया 60, जितना भी उनका मन करता ज़्यादा वो अच्छी चीज़ों में लगा देते हैं। वरना वो आज अंबानी से ज़्यादा पैसा उनके पास होता, लेकिन क्या है कि उन्होंने डोनेशन ज़्यादा दिए हैं। जो अंबानी वगैरह हैं वो तो अपने खर्चे ही संभालते रहते हैं। देखिए शादी या प्री वेडिंग फंक्शन हुआ है तो उसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है, ठीक है। जो समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, समर्पण भाव प्रदर्शित करते हैं, उनको ही दिया जाता है।
रतन टाटा ने अपनी आय का आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत स्तर पर और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से दान में दिया है। अपनी आय का आधा हिस्सा दिया है इन्होंने। इनको पद्म भूषण मिला है 2000 में, पद्म विभूषण मिला है 2008 में, 2023 में इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ठीक है, ये उनकी बायोग्राफी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बस मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, फिर भी एक बार देख लेते दोबारा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है। क्वेश्चन है हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन हमारे हैं एनके सहगल, राहुल सिंह, अजय माणिकर खानविलकर, किशोर मकवाना। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका। एनके सहगल, एनके सहगल का सही आंसर है। आपको राहुल सिंह जी की नियुक्ति कहाँ पर हुई है मुझे बताइएगा ये। और ये अजय माणिक राव खानविलकर की नियुक्ति किस पद पर हुई है। ये दोनों मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एनके सहगल बने हैं। इनके बारे में चीजें देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार, जो एनके है ना, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है, एनके जो है को सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ में क्या है, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष जो है कौन रहे, ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेने वाले हैं। अगर आपसे पूछता है कि इसके पहले कौन अध्यक्ष रहे तो ए सूर्य प्रकाश रहे हैं, ठीक है। नवनीत सहगल प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष हैं, 7वीं बार किसी व्यक्ति को बनाया जा रहा है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नवनीत कुमार सहगल का कार्यकाल जो है कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का। तो अगर आपसे कभी पूछता है प्रसार भारती का कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनता है तो कार्यकाल कितने टाइम का होता है, 3 साल तक का कार्यकाल होता है, ठीक है, या फिर 70 वर्ष, जो भी इसमें पहले पूरा हो जाता है वो उसकी अवधि होती है, ठीक है। अगर बात करें प्रसार भारती के बारे में कि चीजें क्या कैसे काम कर रही हैं, प्रसार भारती एक सामुदायिक स्वायत्त निकाय है। साथ में क्या है, प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है, सरकार की जितनी भी चीजें होती हैं वो यहीं से प्रसारित होती हैं। 23 नवंबर 1997 की इसकी स्थापना हुई थी। आकाशवाणी जैसे सुनते हो आप, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, रेडियो नेटवर्क, दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क इसके प्रमुख घटक हैं, मतलब ये सारे इसी के अंदर कार्यरत होते हैं, ठीक है। प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष निखिल चक्रवर्ती थे, याद रखिएगा, ठीक है। सारा हो गया हमारा इसके बारे में। तो आपसे पूछता है प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो निखिल चक्रवर्ती इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है हाल ही में राष्ट्रीय ठीक कर लीजिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है, सही आंसर बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन हमारे 17 मार्च, 16 मार्च, 15 मार्च या 14 मार्च, 14 मार्च। तो हमारे आंसर क्या है, 16 मार्च। 16 मार्च को हमने क्या मनाया है, राष्ट्रीय टीकाकरण मनाया है। मैं आपको बताया था वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में कि वैक्सीनेशन जरूरी है, बीमारियों को रोक देता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है किसी बीमारी के खिलाफ। तो इन फ्यूचर कोई बीमारी होने भी वाली होती है तो हमें उससे पहले ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनी होती हैं उस बीमारी के खिलाफ, तो हम बच जाते हैं, ठीक है। हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इससे इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं क्योंकि इस दिन लोगों को इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, ठीक है। 16 मार्च को ही क्यों, क्योंकि 16 मार्च 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पल्स पोलियो अभियान भी शुरू किया था। 16 मार्च को पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था और उसी दिन क्या पोलियो मुक्त बनाने के लिए अभियान भी शुरू किया गया था और वैक्सीन की पहली खुराक भी दी गई थी, ठीक है। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाते हैं, अप्रैल का अंतिम सप्ताह जो होता है विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाते हैं। विश्व का सबसे पहला टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर है जिन्होंने सबसे पहला टीका खोजा था। आप मुझे बताइएगा किस चीज का टीका खोजा था इन्होंने। रेबीज का टीका लुईस पास्चर, रेबीज का टीकाकरण जो होता है ना, जो लगते हैं 16 टीके, 16 इंजेक्शन, आप तो शायद कम लगते हैं, 1 या 2 लगते हैं, 16 नहीं लगते हैं। पहले लोग कुत्ता मतलब कुत्ते के काटने से नहीं डरते थे, इस बात से कुत्ता काट लेगा 16 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कम हो गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिन सर्विस इजाद करने वाले पूर्व सेटलर विंग कमांडर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे हैं कपिल देव प्रसाद, लक्ष्मी नारायण रामदास, प्रीतम पालीवाल या सतीश भाटिया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन हमारे हैं कपिल देव प्रसाद, लक्ष्मी नारायण रामदास, प्रीतम पालीवाल या सतीश भाटिया। सही आंसर हमारा है सतीश भाटिया है, जो स्पिन सर्विस इजाद करने वाले पूर्व सटलर विंग कमांडर का निधन हो गया है। स्पिन मतलब जानते हो ना आप, जो क्रिकेट प्रेमी हैं। तो पूर्व भारतीय सटलर है ये, और विंग कमांडर जो थे रिटायर सतीश भाटिया का 81 ईयर्स में निधन हो गया है। 81 ईयर ओल्ड थे। 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त AN-12 ट्रांसपोर्ट पायलट थे, ठीक है। और 1993 में आखिरी बार विमान भी उड़ाया था उन्होंने, और 3 बार थॉमस कप खेलने वाले सतीश को स्पिन सर्विस इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है। ये सारी मैंने यहाँ पे नियुक्तियां वगैरह की हैं, सारी निधन वगैरह हैं 2024 में जो भी चीजें हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है? मिक्स कर दिया सारा, इसमें मैंने अलग अलग सारा किया था, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट देखिए। निधन, ये चलिए पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये इसमें था नहीं, बाई मिस्टेक हो गया। गजल गायक पंकज उदास थे, उनका निधन हुआ है अभी। कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर थे होयसला, 34 वर्ष में निधन हुआ है। फिर क्या है? डॉक्टर आर नित्या आनंद, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर का आर नित्यानंद का निधन भी हो गया था अभी। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हुआ है, इन्होंने डेट मेंशन नहीं की है, इसको हम कल देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। कुछ मिसिंग हो गया है, अभी तो ठीक हो भी नहीं सकता इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए PM कौन बने हैं? इजराइल फिलिस्तीन बहुत चर्चा में है, तो आपसे ये चीजें, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, वहां पे कोई सत्ता चेंज हो रही है, कोई नया नियुक्त हो रहा है, कोई पद त्याग कर रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में फिलिस्तीन के नए PM कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे हैं शेरिंग टोबगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा, तामस सुल्योक, अहमद अवद बिन। तो सही आंसर क्या है हमारा? मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है उनको PM बनाया गया फिलिस्तीन का अभी, ठीक है। ये सारे यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं जिन जिन व्यक्तियों की, मतलब किसी भी राष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, उन सबको यहाँ पे हम एक साथ देखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है ना इनसे आपसे, इसे हाल ही में कहाँ बनाया गया, तो हंगरी के राष्ट्रपति पूछ रहा कि कौन बनाया गया है? तामस सुल्याक बनाए गए हैं। पाकिस्तान के PM बने हैं नए शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बना है? आसिफ अली जरदारी, ठीक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। यमन के PM बने हैं अहमद अवद बिन। नेक्स्ट के 6वां नंबर है, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के PM बने हैं ओल्जास बेक्टेनो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बना अजाली असोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 पॉइंट है, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बनाए गए बर्नार्डो एवेरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बनाए गए लाई चिंगते। और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये नियुक्ति के साथ साथ थोड़ा सा यूनिक भी है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चाड के PM बने हैं सक्सेस मसरा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बनाए गए फेलिक्स त्सिसेकेदी, ठीक है। ये सारा हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल कनेक्टेडनेस, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर ग्लोब, ग्लोबल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से जो कनेक्टिविटी है हमारी इंडिया की, किन किन से कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, लोगों से कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेफिनेटली कैसे हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें रैंकिंग पूछी है, तो 60 है, 61 है, 62 है या 64 है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा है 62 रैंकिंग रही है इस बार। देखिए लिखा सारा, DHL जो है ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस 2023 इंडेक्स पर 62वें स्थान पर है। 2022 में वो 67वें स्थान पर था, मतलब हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया है। फिर इसमें क्या लिखा है? 2011 से प्रसारित हो रही है, हर साल रिपोर्ट जारी होती है 2011 से कंटिन्यूअसली। जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL द्वारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर निकालता है, हवा तैयार करता है, ठीक है। 2 लोग मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं इसको, कंटिन्यूअसली हर साल रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। सिंगापुर विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ पाया जाता है, उसके बाद क्रमशः नीदरलैंड और आयरलैंड है।
तो अगर आपसे पूछे कि पहली रैंकिंग किसकी है, सिंगापुर की है, फिर है नीदरलैंड और फिर है आयरलैंड। ठीक है, रिपोर्ट में यूरोप को विश्व में सबसे अधिक जुड़ा हुआ क्षेत्र पाया जाता है। यूरोप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ। तो यूरोपियन कल्चर ही थोड़ा सा बहुत खुला हुआ है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छा है। एक तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ऊपर से वहाँ के लोग जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं। आपने शायद बेल्जियम और नीदरलैंड की बाउंड्रीज देखी हैं, मतलब कुछ ऐसा है उसमें, मतलब यहाँ पे मान लीजिए बेल्जियम है, BE लिखा है, यहाँ पे नीदरलैंड लिखा है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए AB रेस्टोरेंट है कोई, तो आधी चेयर उसकी इस तरफ है, आधी चेयर उस तरफ है, यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पे पेंट किया हुआ है, इधर वाला बेल्जियम है, इधर वाला नीदरलैंड है। और कंपैरिजन टू हमारा देखिए पाकिस्तान का, मतलब पंछी भी यहाँ से वहाँ से लाए तो गोलियाँ बारूद लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर ही इतने अच्छे हैं, रिलेशनशिप इतने अच्छे मेंटेन कर रखे हैं उन्होंने वहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, ज़्यादा थी नहीं न्यूज़, तो जितने भी मिले हैं सब डिस्कस कर लिए हैं हमने। क्वेश्चन हमने ज़्यादा सॉल्व किए हैं क्योंकि आर्टिकल्स नहीं थे भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आपको लगे ना कि आपने आज मैम ने कम पढ़ाया, तो हमने पूरा पढ़ाया है जितना पढ़ाते हैं आपको डेली। तो डेली मैं बताती हूँ आपको, अगर आप UPSC स्टेट PSC के प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक से एडवांस के आपको NCERT पढ़नी है, तो हमारा एक NCERT बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, PDF PPT सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो जरूर चेक करिएगा। इतना ही रखते हैं आज के लिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, डेली मुझे फॉलो करिएगा। मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि भाई कोई मैडम है जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं। आप भी लाइक करिए, दोस्तों से भी लाइक करवाइए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।